हेलो गाइस, वेलकम है। स्वागत है आप सभी का। प्रयोगशाला परिचय की क्लासेस लगातार जारी है, हम देख पा रहे हैं और पर्यावरण चल रहा है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज थर्ड क्लास है पर्यावरण से संबंधित, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिलेबस, ठीक है। और सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा जैव विविधता। हम देख चुके हैं। अगर पर्यावरण की बात करें तो जैव विविधता पहले क्लास में हो चुका था, ठीक है। उसके पहले जीव विज्ञान से संबंधित क्लास में हमने वर्गीकरण देखे थे, जीवों का वर्गीकरण ये हो चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका हम यहाँ इसको पढ़ेंगे आज की क्लास में। प्राकृतवास, प्राकृतिक आवास, इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास पर बेस्ड रहेगा। तो प्राकृतवास क्या है, प्राकृतिक आवास क्या है, ये सारी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर देखेंगे प्राकृतवास, प्राकृतिक आवास, ठीक है। तो समझते हैं पहले प्राकृतवास क्या होता है। चलिए यहाँ पर जो बातें लिखी गई है उसको थोड़ा पढ़ लेते, फिर अपने हिसाब से और देखेंगे, पढ़ेंगे। हमारे राज्य में जगदलपुर के पास कांकेर नदी के तट पर कुटुमसर गुफा है, ठीक है। इस गुफा की छत व दीवारों से चूनायुक्त पानी टपकता है, जिससे छत से टपक लटकती और जमीन से उभरती शंकु जैसी विशाल सुंदर संरचनाएं बनती है। कुडूसर गुफा आसपास की जमीन में लगभग 35 मीटर नीचे 1 किलोमीटर से अधिक लंबी है। इस गुफा में इतना अंधेरा है कि यदि हाथ में पकड़ी टॉर्च को बंद कर दिया जाए तो आगे एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। गुफा में ऑक्सीजन की मात्रा बाहर की मात्रा से बहुत कम है। बाहर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो अत्यधिक है, ठीक है। इस परिस्थिति में बावजूद कई प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए प्राकृतवास सिंपल से शब्द अगर मैं बात करूं तो जहां पर जो जीव है वो अपना जीवन यापन करते हैं। सभी प्रकार की जो है चीजों की जो जरूरत होती है, चाहे वो जैविक क्रिया या अजैविक क्रिया, जैसे कि हम बोल सकते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उनको पानी की जरूरत पड़ती है, उनको खाने पीने की जरूरत पड़ती है, रहने के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्रजनन के लिए जरूरत पड़ती है। तो जो जरूरत की चीजें जहां पर प्रॉपर उपलब्ध होती है, उनके जीवों के शरीर के लिए अनुकूल होती है, वो क्या कहलाता है, प्राकृतवास। जहां पर वो निवास करते हैं अपने भोजन के लिए, प्रजनन के लिए, रहन सहन के लिए, जो भी है जिसके लिए, तो वो क्या कहलाता है, प्राकृतवास कहलाता है, ठीक है। चलिए जो लिखा है उसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं अलग तरीके से इसको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसे लिखी हुई कि आपके लिए जो एग्जाम पॉइंट के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसा हम पढ़ते हैं वैसे लिख दिया गया है। चलिए इसको अलग तरीके से हम देखेंगे। अगर हम बात करें प्राकृतवास की, हमारा टॉपिक है प्राकृतवास, प्राकृतिक आवास। चलिए तो प्राकृतवास क्या है आप समझ गए।
अगर हम बात करें प्राकृतिक आवास, ठीक है, प्राकृतिक आवास, तो प्राकृतिक आवास का मतलब होता है जहां जीवन यापन संभव हो। सिंपल सी बात है। तो जीव जंतु का जीवन यापन संभव हो, प्राकृतवास कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक आवास कहलाता है, आवास कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, जैसे कि वहां अगर जल की जरूरत पड़ेगी तो जल होना चाहिए, ठीक है। रहने की जरूरत पड़ेगी, रहने के लिए जो है स्थान की जरूरत पड़ेगी तो वो होना चाहिए। भोजन की जरूरत पड़ेगी तो भोजन वहां पर होना चाहिए। प्रजनन के लिए जो है जो भी जरूरत पड़ेगी वो भी वहां उपलब्ध होना चाहिए। प्रजनन एवं वृद्धि, प्रजनन एवं वृद्धि और विकास, वृद्धि एवं विकास, इन सभी की जरूरत पूरी तरह से उस स्थान पर अगर मिलते हैं तब उस स्थान को हम कहते हैं प्राकृतिक आवास। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि प्राकृतिक आवास के अंतर्गत दो चीजें यहाँ पर देखने को मिलता है। किसी जीव का संरक्षण अगर हम करना चाह रहे हैं उसके प्राकृतिक वास के अंतर्गत, ठीक है, तो संरक्षण से संबंधित हमने बात कही थी। जीवों का संरक्षण, जीवों का संरक्षण, जीवों के संरक्षण में मैंने बताया था, हम पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार के हम संरक्षित कर सकते हैं जीवों को। ठीक है, एक स्वस्थानिक संरक्षण मैंने पढ़ाया था और दूसरा पर स्थानीय संरक्षण, पर स्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण और पर स्थानीय, या जिसे हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, और स्वस्थानीय संरक्षण जहां पर जिस स्थान में जीव रहते हैं वहीं पर संरक्षण करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता। ठीक है, जिस स्थान में जीव जंतु निवास करते हैं उन्हीं के वास स्थान में जहां पर रहते हैं उन्हीं के जगहों पर उन जीवों को संरक्षण प्रदान करना ही क्या कहलाता है? स्वस्थानीय संरक्षण। और इसके एग्जाम्पल आप जानते हैं, जैसे कि मैंने कहा था राष्ट्रीय उद्यान हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, अभ्यारण्य हो गए, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, जयमंडल क्षेत्र है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्वस्थानीय संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये सभी आपके आते हैं। तो इसी को हम पढ़ना है। ठीक है, प्राकृतिक आवास के अंतर्गत इसी को हम देखेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें किसकी भाई? अभ्यारण्य की। ठीक है, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, तीनों को हम देखेंगे। परिस्थानिक संरक्षण के बारे में मैंने बताया था। परिस्थानिक संरक्षण वह संरक्षण जहां पर जीवों को दूसरे स्थान ले जाकर संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, दूसरी जगह क्या करते हैं? संरक्षण प्रदान करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं, ये बातें मैंने बताया था। और स्वस्थानीय मतलब उन्हीं के वास स्थान, ठीक है, उन्हीं के वास स्थान में, उन्हीं के वास स्थान में इनको संरक्षित करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं, ये मैंने बताया। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम बात करें यदि अभ्यारण्य की, ठीक है, तो पहली बात ये है कि यह राज्य शासन का, राज्य सरकार
का विषय है। जैसे संविधान में आप जानते हैं, संविधान में आपके 3 विषय आपको देखने सूची मिलती है। एक राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में जो है राज्य सरकार अपना नियम बना सकते हैं, अपने कानून बना सकते हैं किसी विषय पर, और संघ सूची में केंद्र सरकार किसी विषय पर कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। तो जो अभ्यारण्य है उसके संबंध में, इस संबंध में इनकी जो है कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी, राज्य शासन बनाएंगे। किसी भी राज्य, जैसे छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ राज्य बनाएंगे, मध्य प्रदेश में मध्य बनाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार आप देखिए। चलिए, पहली बात ये हो गया। दूसरी बात याद रखेंगे, विशिष्ट प्रजाति पर बनाया जाता है। जैसे कि विशिष्ट प्रजाति, अगर कोई पक्षी हो गया तो पक्षी अभ्यारण्य कहलाएगा। ठीक है, पक्षियों के लिए। भालू हो गया, भालू के संरक्षण के लिए तो भालू अभ्यारण्य कहलाएंगे। गिद्ध हो गया तो गिद्ध अभ्यारण्य कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पर्टिकुलर जिस जीव का संरक्षण करना है, ये विशिष्ट प्रजाति को लेकर जो है राज्य सरकार अभ्यारण्य बना सकती है, अभ्यारण्य बनाने की शक्ति है, पावर है। ठीक है, अगर अभ्यारण्य की हम बात करें तो यहाँ पर जो भी सूखी लकड़ी है, ठीक है, यहाँ पर जो भी सूखी लकड़ी है या फिर लाख है, गोंद है, लाख, ठीक है, रेशम है, रेशम, शहद आदि प्राप्त की जा सकती है। आदि क्या की जा सकती है? प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ थोड़ी मात्रा में पशु चारण भी की जा सकती है। पशु चारण भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस है अभ्यारण्य में। मैंने क्या कहा, यहाँ पर सूखी लकड़ी काटने के लिए, लाख निकालने के लिए, रेशम के लिए, शहद के लिए, आदि के लिए आप वहां जा सकते हैं, वहां प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ी बहुत मात्रा में पशु चारण, पशुओं के लिए वहां पर चारा इकट्ठा, पशुओं को चराने के लिए वहां पर थोड़ी बहुत मात्रा में आप जा सकते हैं अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान भाई संघ का विषय है। ठीक है, संघीय सरकार का विषय है। संघीय सरकार का विषय है। क्या है? विषय है, संघीय सरकार का विषय है, पहली बात है। दूसरी बातें, एक प्रजाति पर आधारित नहीं होती। ठीक है, यह एक प्रजाति पर आधारित नहीं होती, एक प्रजाति पर आधारित नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा कि पहले अभ्यारण्य में एक विशिष्ट प्रजाति पर बनाया जाता है। जैसे पक्षी को लेकर पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया है, भालू को लेकर भालू अभ्यारण्य बना दिया गया है, गिद्ध को लेकर गिद्ध अभ्यारण्य बना दिया है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी विशेष प्रजाति पर आधारित नहीं होती, कोई भी प्रजाति यहाँ पर उनको संरक्षित कर सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मानवीय प्रक्रिया नहीं होगी।
नहीं होगी, मतलब प्रतिबंधित होगा। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं प्रतिबंधित क्षेत्र, प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, प्रतिबंधित क्षेत्र होगा, यहाँ पर कोई भी मानवीय प्रक्रिया नहीं होगी। जैसे कि यदि हम बात करें अभ्यारण्य में कुछ सूखी लकड़ी, लाख, रेशम, शहद निकाल सकते हैं, पशु चारण भी थोड़ी बहुत मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आप नहीं पाएंगे, राष्ट्रीय उद्यान में आप नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। यहां पर कुछ कुछ बातें हैं। सबसे बड़ा, अगर हम विश्व की हम बात करें, विश्व की, विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें, राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो वो कौन सा है भाई? वो है ग्रेट बफेलो, जो कि कनाडा में आपको मिलेगा, कनाडा का ग्रेट बफेलो। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाता है तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई? तो वो है जम्मू कश्मीर का हैरिस नेशनल पार्क। ठीक है, हैमिस, हैमिस राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर का हैमिस नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगर छोटा आपसे पूछा जाता है, बड़ा तो हो गया, अगर छोटा, मैं पूरा ही लिख देता हूं, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपको मिलेगा कहां पर भाई? मध्य प्रदेश में फॉसिल, फॉसिल नेशनल पार्क। ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कुल, अगर हम संख्या की बात करें, टोटल लगभग मैं बात कर रहा हूं, लगभग, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या लगभग 103 है, कुल लगभग की बातें कर रहा हूं। ठीक है, अगर अभ्यारण्य में चलते हैं तो अभ्यारण्य में हम कुछ देख लेते हैं भाई। ठीक है, संख्या लगभग, लगभग लगभग 544 के आसपास। ठीक है, लगभग। चलिए, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, अगर अब गुजरात की आपको देखने को मिलेगा, गुजरात सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, और सबसे छोटा अभ्यारण्य, सबसे छोटा अभ्यारण्य, ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर भाई? राजस्थान में, कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, सरिस्का। चलिए, तो ये दोनों बातें आपको याद रखेंगे भाई। एक और चीज है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, को भी हम देख लेते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो ये बड़े पैमाने पर जीवों का संरक्षण होता है यहाँ पर। ठीक है, एक भौगोलिक स्थिति पर अगर हम देखेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर इसका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। ठीक है, बहुत बड़े भूभाग पर इसका संरक्षण होता है जयमंडल क्षेत्र में। देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई है, इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1972 में हुई है। ठीक है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र की हम बातें करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? 1972 में हुई थी, और एक प्रोग्राम चलाया गया था। इस प्रोग्राम के अंतर्गत, प्रोग्राम का नाम ही लेता हूं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत, प्रोग्राम के तहत। ठीक है, और इसकी शुरुआत यूनेस्को ने की थी।
ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसको MAB, ठीक है, मानव एवं जय मंडल कार्यक्रम, ये हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं मानव एवं जय मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत 1972 में जय मंडल आरक्षित क्षेत्र की शुरुआत की थी। बहुत बड़े पैमाने पर जियो का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, बोल सकते हैं यूनेस्को द्वारा की गई, तो एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अगर हम यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा भाई? यूनेस्को द्वारा। और यूनेस्को द्वारा हम बात करें, देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म आप जानिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस नेशंस एजुकेशंस एजुकेशंस साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखेंगे। अगर कुल हम बात करें तो भारत में कुल 18 जय मंडल क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। कुल कितने हैं भाई? 18 जय मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें से 12 को ही यूनेस्को ने सूचीबद्ध किया है। यूनेस्को ने क्या किया है? सूचीबद्ध किया है, याद रखें, ठीक है। कुछ यहाँ पर जयमंडल क्षेत्र मैं लिखूंगा, जैसे कि अगर जयमंडल क्षेत्र की बातें करें तो एक तो है आपका जो है नीलगिरी, ठीक है, कौन सा भाई? नीलगिरी। और नीलगिरी 2000 में ये बना था। ये है कहां पर? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के पास है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आप देख पाएंगे। फिर वहीं पर अगर देखने को मिले तो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। और ये मन्नार की खाड़ी 2001 में बनी थी भाई, मतलब यूनेस्को ने इनको क्या किया था? सूचीबद्ध किया था, एक तरह से हम बोल सकते हैं ये यूनेस्को की सूचीबद्ध है, ठीक है। 12 जो मैंने कहा था, यूनेस्को की जो सूचीबद्ध की गई है उसकी लिस्ट है, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी 2001 में यूनेस्को ने सूचीबद्ध की है, और ये हमें किसमें? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। यहीं पर हम थर्ड नंबर की बात करें तो सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन। और सुंदरवन जो अस्तित्व में आया या फिर यूनेस्को ने सूचीबद्ध की है, वो भी 2001 में की है। कब की है भाई? 2001 में। पश्चिम बंगाल, आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा वगैरह, ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। फिर चौथे नंबर पर मैं अगर लिखूं तो वो है नंदा देवी, ठीक है। कहां पर? नंदा देवी। तो नंदा देवी जो है 2004 में अस्तित्व में आया, यूनेस्को ने सूचीबद्ध की है 2004 में। और ये है उत्तराखंड में, आपके उत्तराखंड में आपको मिलेगा, ठीक है। फिर वहीं पर अगर मैं पांचवें नंबर की बात करूं नंदा देवी के बाद, नोकरेक 2009 में, नोकरेक 2009 में। और ये है आपके मेघालय में। कहां पर? मेघालय। छठा भी देख लेते हैं, पंचमढ़ी, आप इससे भली भांति परिचित होंगे। पंचमढ़ी कई बार पढ़े होंगे। ये
भी 2009 में अस्तित्व में आया, यूनेस्को ने सूचीबद्ध की है। और ये है आपके मध्य प्रदेश एमपी में, मध्य प्रदेश याद रखेंगे। फिर पंचमढ़ी के बाद अगर सिलिपाल, ठीक है, सिमलीपाल, सॉरी क्या है, सिमलीपाल, ये आपको देखने को मिलेगा 2009 में भी इनको भी किया गया है। ये आपके देखने को मिलेगा उड़ीसा में। तो नाम याद रखेंगे और कहाँ पर है ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक, और ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, ठीक है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। फिर 9वें नंबर पर है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, निकोबार ये 2013 में आपको मिलेगा देखने को। और ये आप जानते हैं कहां पर होगा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। चलिए, फिर हम 10वें नंबर पर गए तो फिर मिलेगा आपको अगस्त मलाई, ठीक है, अगस्त मलाई। ये 2016 में यूनेस्को ने इसको सूचीबद्ध किया था। और ये आपको मिलेगा तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, केरल। और 11वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा कंचनजंगा, कहां पर, कंचनजंगा। इसको 2018 में 2018 2018 में यूनेस्को ने इसको सूचीबद्ध किया था। और ये है आपके सिक्किम में, कहां पर है भाई, सिक्किम में, ठीक है। और यदि हम लास्ट नंबर की बातें करें, 12वें नंबर की बातें करें, तो पन्ना, चलिए 2020 2020 ये मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। कहां पर मिलेगा, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, ठीक है। याद रखिए, यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध भारत की जयमंडल आरक्षित क्षेत्र की हम बातें कर रहे थे, इसको एक्चुअली पहले लिखना था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध भारत की जयमंडल आरक्षित क्षेत्र की जो संख्या है वो कितनी है, 12। और 12 के बारे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ 18 जयमंडल है, लेकिन 12 जो है यूनेस्को ने जो सूचीबद्ध किया है उसकी लिस्ट है, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, तो याद रखेंगे। चलिए, हाँ, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र की यदि हम बातें करें तो कुछ इसमें कंडीशंस अप्लाई होते हैं, कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं। कहने का मतलब है कुछ ऐसे जगह है जहां पर आपको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया जाएगा, कुछ ऐसे जगह है जहां पर आपको कुछ हिदायत दी जाएगी यहाँ पर कुछ कार्य करने के लिए, कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर पर्यटन के लिए उपयोगी होगा। देखिए, जैसे कि अगर हम देखें, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको हम बांट सकते हैं 3 भागों में, ठीक है। चलिए, तो एक भाग ये हमारा हो गया, ये रेड वाला। दूसरा मैं कलर ले लेता हूं ब्लैक, ये दूसरा भाग हो गया ब्लैक।
चलिए ये राउंड नहीं बन रहा है, चलिए ठीक है, ये बन गया थोड़ा से, और एक ले लेता हूँ ब्लू। देखिए यहाँ पर 3 क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। जयमंडल एक्चुअली 3 क्षेत्रों से मिलकर बना है, हम बोल सकते हैं 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। ये जो बाहरी भाग होता है, सबसे जो बाहरी भाग, चलिए मैं लिख ही देता हूं इसको, ये है आपका बाहरी भाग, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का बाहरी भाग है। ये है आपका मध्य भाग, और अंतिम है, तो बोल सकते हैं इसको अंदरूनी भाग, या फिर सबसे अंदर का भाग, ठीक है। अंदरूनी भाग बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बाहरी भाग जिसे नाम दिया गया है, सबका अलग अलग नाम है, ठीक है। इसको ट्रांजिशन जोन भी कहा गया है, ठीक है, नाम याद रखेंगे, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल जोन, ठीक है। इस नाम से जाना जाता है, या इसको अलग नाम से भी जानते हैं, एक और नाम है मैनिपुलेशन जोन, या जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसको एक ही लिख लीजिए। चलिए दूसरा जो भाग कहलाता है उसको हम कहते हैं बफर जोन। ये क्या कहलाता है? बफर जोन। बफर जोन के नाम से जाना जाता है। और अंदरूनी भाग, अंदर का भाग, इसको हम कहते हैं कोर जोन। किस नाम से जानते हैं भाई? कोर जोन, ठीक है। 3 भागों से ये मिलकर बना है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। अब देखिए ये जो बाहरी भाग है, या जैसे हम इस बाहरी भाग में कुछ हिदायत दी गई है, मानव रह सकता है, कृषि कार्य कर सकता है, ठीक है। इस भाग में मानव रह सकता है एवं कृषि कार्य कर सकता है, याद रखेंगे, एवं कृषि कार्य कर सकता है, ठीक है। चलिए अगर वहीं पर हम बात करें, यहाँ पर उद्योग, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते, परंतु उद्योग नहीं कर सकते, परंतु उद्योग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। ये बाहरी भाग के बारे में है। अगर हम मिडिल वाला भाग की बात करें, मध्य भाग की बात करें, तो यहाँ यहाँ पर्यटन हेतु अनुमति है, पर्यटन हेतु अनुमति प्रदान की गई है, अनुमति है, मतलब पर्यटन के लिए आप जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम अंतिम भाग की बात करें तो ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है, बंधित, ठीक है। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र 3 भागों से मिलकर बनता है, बाहरी भाग, मध्य भाग, अंदरूनी भाग, ठीक है। बाहरी भाग को हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं, या इसे और नाम देते हैं, और एक और नाम से जाना जाता है मैनिपुलेशन जोन, या इसको मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन जोन, मैनिपुलेशन जोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है। तो आप ये सारी चीजें याद रखेंगे। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में, आप राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पर अलग से और दिया गया है जो आप पढ़ सकते हैं,
स्पेशली कुछ और बातें की गई हैं, जैसे कुटुमसर गुफा की बातें की गई है, ठीक है, अंधी मछली की बातें की गई है, यहाँ पर उसकी विशेषताएं क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसी कुछ चीजें दी गई नहीं हो कि एग्जाम के लिए आए, लेकिन आपको हो सकता है ये सारी चीजें आपको, और जो भी ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, कई बातें जो है, ये खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल वगैरह मैं अलग से एक टॉपिक था उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इको सिस्टम, इको लॉजी के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ, पारिस्थितिक तंत्र के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ, तो इसको अलग से नहीं बता रहा हूँ। प्राथमिक उपभोक्ता कौन, और द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, घटक कौन है, उत्पादक कौन होते हैं। ठीक है, पोषण स्तर क्या है, ऊर्जा का 10%, लिंडनमान साहब का ऊर्जा का 10% नियम भी मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, पोषक चक्र आप देखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया है। ये सारी बातें हो चुकी हैं, कुछ कुछ बातें थी जो मैं अलग से करा रहा हूँ। चलिए, ये अलग से अपना दिया गया है, तो इसको आप पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, चीजें क्लियर है, तो चलिए फिर चलते हैं क्लास को, अब आगे बढ़ाते हैं। कहने का मतलब क्लास का ये खत्म हो गया आपका। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है आपके प्राकृतिक वास प्राकृतिकवास में। अब जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम बात करेंगे कचरा एवं उनका प्रबंधन। ठीक है, उसका प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, कचरा किस प्रकार के कचरे होते हैं, कौन कौन से प्रकार के कचरे होते हैं, जैसे आप जानते हैं गीला कचरा, सूखा कचरा, अपशिष्ट कीट पदार्थ है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, और कैसे इसका मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, प्रबंधन कैसे करते हैं कचराओं का, अपने आपके घर से निकलने वाले कचरे, फैक्ट्री की से निकलने वाले जो कचरे होते हैं, ठीक है, या कहीं से भी निकलने वाले कचरे होते हैं, किस किस प्रकार के कचरे होते हैं, उसका प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या इसको रिसाइकल किस प्रकार के कचरे को रिसाइकल हम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बातें रहेगी कल की क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही, सिर्फ इतना ही, और चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों से फिर बातें होगी। चलिए, थैंक यू गाइस।